भारतीय शिक्षा ग्रंथमाला ग्रंथ 5 वैश्विक संकटों का निवारण भारतीय शिक्षा अध्याय 44 शिक्षा प्रशासक मंत्री का वार्तालाप भाग 1। शिक्षक। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जब संगठन, प्रशासन और शासन के प्रमुख दायित्व निभाने वाले लोग सहृदयता पूर्वक एक दूसरे की बात सुनने के लिए और राष्ट्र जीवन की एक गंभीर समस्या के हल की चर्चा करने के लिए एकत्रित आए हैं। मैं इसे शुभ शकुन मानता हूं। गत बार जब मैं और आदरणीय शिक्षा सचिव मिले थे तब हमने दो विषयों पर प्राथमिक स्वरूप की चर्चा की थी। पहला, इस देश की शिक्षा ब्रिटिश व्यवस्था तंत्र और यूरोपीय ज्ञान के ढांचे में ही चल रही है। किसी भी स्वाधीन और स्वतंत्र देश में ऐसा होता नहीं है। इसका ही एक अंग यह है कि शिक्षा शासन के और संपूर्ण नियंत्रण में चल रही है। इसे इस व्यवस्था तंत्र से मुक्त करना चाहिए। दूसरा मुद्दा था अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का। इसके विषय में मैंने कुछ भी नहीं कहा था, अतः संक्षेप में थोड़ी जानकारी देकर हम उस पर चर्चा करेंगे। मेरे प्रस्ताव का सार इस प्रकार है। पहला, स्वाधीनता से पूर्व के 150 या 200 वर्षों में भारत की शिक्षा ब्रिटिश पद्धति से चल रही है। इसका ज्ञान भी यूरोपीय है और ढांचा भी। स्वाधीनता के बाद हमने उस व्यवस्था को जैसे का तैसा अपनाया है। दूसरा, हमें स्वाधीनता के तुरंत बाद उसे पूर्ण रूप से छोड़ने की आवश्यकता थी, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से जो यूरोपीय जीवन दृष्टि और जीवन शैली हम पर थोपी गई थी वही वास्तव में गुलामी थी। हमने राजकीय स्वाधीनता प्राप्त कर ली, परंतु सारी व्यवस्थाएं वैसी ही रहीं। 70 वर्षों तक हम उसे ही कुछ आंतरिक परिवर्तनों के साथ चला रहे हैं। सबसे पहली आवश्यकता इस व्यवस्था को बदलने की है। तीसरा, इसका एक हिस्सा है शिक्षा को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना और शिक्षकों और समाज से आह्वान और निवेदन करना कि वे देश की शिक्षा को चलाएं। शासन और प्रशासन उनके कार्य में सहयोगी और संरक्षक की भूमिका निभाएंगे, उनके मार्ग में आने वाले अवरोधों को दूर करेंगे। इतनी बात तो पिछली बार हुई थी। अब मेरा दूसरा प्रस्ताव है अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का। इसके संबंध में मेरा कुछ स्पष्टता पूर्वक बताने का मानस है। प्रशासक महोदय कह रहे थे कि संसद कानून पारित करके अनुमति देगी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मान्यता देगा और विश्वविद्यालय शुरू होगा। उसकी योजना में तो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मेरा तात्पर्य अलग है। यह अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सरकारी मान्यता से नहीं चलेगा, सरकारी नियंत्रण से मुक्त शिक्षा का होगा। यह तो हमारी आंतरिक बात हुई, परंतु मूल बात यह है कि यह विश्वविद्यालय वास्तव में केवल भारत के लिए नहीं अपितु विश्व के लिए होगा। कारण यह है कि जिस प्रकार यूरोपीय जीवन दृष्टि के अनुसार चलने वाली शिक्षा से भारत संकट में है, उसी प्रकार विश्व भी संकटग्रस्त है। बढ़े हुए तापमान की समस्या हो या पर्यावरण के प्रदूषण की, संस्कार की हीनता की हो या गुलामी की, दारिद्र्य की हो या स्वास्थ्य की, सर्व प्रकार की समस्याओं का मूल कारण पश्चिम की जीवन दृष्टि है। आज विश्व पर पश्चिम का प्रभाव है, इसलिए केवल पश्चिम ही नहीं तो सारा विश्व समस्याओं से परेशान है। विश्व की इन परेशानियों को दूर करने का सामर्थ्य भारत की जीवन दृष्टि में है। भारत के अलावा और कोई ये कार्य नहीं कर सकता, अतः भारत को ये भूमिका निभानी चाहिए। भारत ने अतीत में भी ऐसा कार्य किया है, आज भी वह ऐसा कर सकता है, परंतु भारत में दोहरी कठिनाई है। पहली तो यह कि भारत स्वयं ही तो पश्चिमी प्रभाव में जी रहा है। हम ही यदि पश्चिमी व्यवस्था से मुक्त नहीं होंगे तो विश्व को कैसे मुक्त करेंगे? इसलिए प्रथम आवश्यकता है भारत में भारतीय शिक्षा की प्रतिष्ठा करने की। ऐसी प्रतिष्ठा करने हेतु शैक्षिक संगठन पहल करें और शासन तथा प्रशासन उन्हें सहयोग करें, यह आवश्यक है। मैं इस पुस्तिका में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का प्रारूप लाया हूं। मेरा निवेदन है कि आप इसे पढ़ें, उस पर विचार करें और बाद में हम उस पर चर्चा करेंगे। मंत्री महाशय, आपने जो भी कहा मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूं। मैं भी तो शिक्षक रहा हूं। प्रथम माध्यमिक विद्यालय में और बाद में विश्वविद्यालय में पढ़ाते समय मुझे हमेशा लगता था कि हम वही सब कर रहे हैं जो हमें एक भारतीय शिक्षक के नाते नहीं करना चाहिए। उस समय मुझे लगता था कि भारत सरकार क्यों कुछ नहीं करती, हमें क्यों ये सब पढ़ाना पड़ रहा है। परंतु राजनीति में आने के बाद, सांसद और मंत्री बनने के बाद अनुभव कर रहा हूं कि हम तो बुरे फंसे हैं।
शिक्षक के नाते तो शिक्षा की थोड़ी बहुत भी सेवा कर लेते थे। शिक्षा मंत्री बनने के बाद हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। पूरा देश हमसे अपेक्षा करता है, परंतु हम गैर शिक्षक बातों में ही उलझे हैं। कभी आरक्षण के नाम पर, कभी वेतन को लेकर, कभी बजट को लेकर, कभी भगवाकरण के नाम पर इतना शोर मचता है कि शिक्षा की बात तो कभी होती ही नहीं है। विरोध पक्ष सही गलत देखे बिना सभी बातों का विरोध ही करता है। अब आप ही कुछ मार्ग बताएं, ऐसा मेरा आग्रह है। आज हम तीनों साथ बैठे हैं, यह सुयोग है, वरना आप लोग भी हमें दोष देते हैं और प्रशासक हमें नियमों और कानूनों में उलझाते हैं। नियमों और कानूनों का अध्ययन करें, उतने समय में या तो हमारा विभाग बदल जाता है अथवा चुनाव आ जाते हैं। अतः मुझे लगता है कि शिक्षकों और शिक्षक संगठनों को ही कुछ करना होगा। शिक्षक, मैं आपकी व्यथा समझ सकता हूं, परंतु यह कार्य इतना जटिल है कि इसमें शिक्षा से संबंधित सभी पक्षों को एक साथ मिलकर प्रयास करने होंगे। विशेष रूप से शैक्षिक संगठन पहल अवश्य करेगा, परंतु आप लोगों को उसमें सक्रिय और जिम्मेदार सहयोगी बनना होगा। तीनों पक्ष साथ मिलकर योजना बनाएंगे और आपके सहयोग से हम क्रियान्वयन करेंगे। प्रशासक, हाँ, हमारा सहयोग अवश्य रहेगा, परंतु आप योजना बताएं, उस पर हम सारी संभावनाएं देखेंगे और सहयोग की नीति तय करेंगे। मंत्री, परंतु मुझे कुछ आशंकाएं लग रही हैं। सरकार सहयोग भी करे और नियंत्रण ना करे तो चारों ओर से विरोध होगा। दूसरा, अनेक लोग अनेक प्रकार से प्रस्ताव लाएंगे और हमें भी करने दें ऐसा कहेंगे। एक करते करते अनेक प्रश्न निर्माण हो जाएंगे। भारतीय जीवन दृष्टि पर आधारित शिक्षा योजना कहते ही धर्मनिरपेक्षता संकट में पड़ जाएगी और अनेक लोग करने ही नहीं देंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि शासन और प्रशासन की सहमति रहे, परंतु वे सक्रिय ना रहें। अनेक बार लोग कहते हैं कि सरकार में परिवर्तन करने का साहस नहीं है। मैं कहता हूं कि यह साहस का प्रश्न नहीं है, व्यावहारिकता का है। विरोध के लिए विरोध का उत्तर देते रहें और हमारा काम ही ना हो, ऐसा करने के स्थान पर सरकार इसमें सहभागी ही ना हो, यह बेहतर है। हम आपको व्यक्तिगत रूप से सहायता अवश्य करेंगे, आप हमारा भरोसा करें। शिक्षक, मैं आपकी कठिनाई समझता हूं, परंतु साहस करने की आवश्यकता भी देखता हूं। मैं देखता हूं कि स्पष्टता के अभाव में हम कई प्रश्न सुलझाने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। भारत में शिक्षा भारतीय होनी चाहिए, ऐसा सूत्र प्रस्तुत करना और उस पर चर्चा आमंत्रित करना तो प्रारंभ है। इसमें हमें संकोच क्यों करना चाहिए? धर्म, आध्यात्म, राष्ट्र आदि संकल्पनाओं को हम जितना जल्दी ठीक करें उतना अच्छा है। भारतीय शिक्षा कोई संविधान के विरोध की बात तो है नहीं। अतः मेरा आग्रह है कि हम अपनी बात दृढ़ता पूर्वक रखें। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद बहुत समय बीत चुका है, हम उल्टी दिशा में ही जा रहे हैं। देशवासियों में इसका भान जगे, ऐसा प्रयास सरकार को भी करना चाहिए। प्रशासन में तो अब उच्च शिक्षित लोग होते हैं, वे यद्यपि उल्टा पड़े हैं, परंतु उल्टा क्या और सीधा क्या इतने समझने की बुद्धि उनमें अवश्य है। सरकार संकल्प करे और प्रजा उस संकल्प को अपना ले तो काम शुरू हो सकता है। हमारे जैसे शिक्षक संगठन सक्रिय होंगे तो कार्य को गति भी मिल सकती है। भारत में शिक्षा भारतीय होनी चाहिए, ऐसा स्पष्ट रूप से कहने में क्या आपत्ति है? यदि सरकार संविधान की धाराओं को बीच में लाए बिना भारतीय की व्याख्या करना शुरू करती है तो बात सुलझती जाएगी। भारतीयता की बात करना अपराध तो नहीं है। विश्व के अनेक मनीषियों ने भारतीय ज्ञान और संस्कृति की प्रतिष्ठा की है। हम अपने गौरव को क्यों ना माने और उसे स्थापित करने का प्रयास क्यों ना करें? अतः मेरा आग्रह पूर्वक कहना है कि हम विधायक बातों को सामने लाएं और परिवर्तन का प्रारंभ करें। मंत्री, आपकी बातें स्वीकार करने योग्य तो लगती हैं, हम अवश्य विचार करेंगे। आप यह अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का प्रारूप यहां रखकर जाइए, हम लोग जरा अध्ययन कर लें। बाद में पुनः बैठेंगे और आपकी इच्छा के अनुसार कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। यह केवल आपकी ही इच्छा नहीं है, हमारी भी है। अतः आप आश्वस्त रहें, हम भी भारतीय हैं और भारतीय होने का हमें भी गर्व है। आज चर्चा यही समाप्त करते हैं, पुनः मिलेंगे। अध्याय 45 शिक्षक प्रशासक मंत्री का वार्तालाप भाग 2। मंत्री, मैंने आपका अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का प्रारूप पढ़ा।
मैंने और मंत्रियों को भी पढ़ने हेतु दिया। शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को भी पढ़ने का आग्रह किया। फिर एक सप्ताह पूर्व हमने शिक्षा विभाग की एक बैठक की। हमने प्रधानमंत्री जी से भी इस विषय की चर्चा की। सरकार इस अभिप्राय पर पहुंची है कि ऐसा विश्वविद्यालय बनना तो चाहिए ही। यह विश्व में हमारी भूमिका के अनुकूल है, यह बात तो सत्य है। सरकार इसे ना करे, यह आपकी भूमिका भी उचित ही है। सरकार की मर्यादा सब जानते हैं। वास्तव में शिक्षा तो क्या, अधिकांश व्यवस्थाएं समाज के अधीन हो, यही सही पद्धति है। आपकी यह बात भी ठीक है कि स्वायत्त समाज की स्वतंत्र समाज होता है। समाज स्वतंत्र होता है तभी सार्थक स्वतंत्रता होती है। समाज को स्वतंत्र बनाने हेतु शिक्षा को ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए, यह बात भी ठीक है। इसलिए अब आप अपनी कार्य योजना बताइए और हमसे क्या अपेक्षा है यह भी बताइए। शिक्षक, आप इस योजना से सहमत हैं, यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वास्तव में पुरुषार्थ तो हमें ही करना है, परंतु अविरोधी शासन बहुत बड़ी अनुकूलता होता है। हमने कुछ कार्य योजना की रूपरेखा भी बनाई है। मैं केवल बिंदु ही आपके सम्मुख रखता हूं। पहला, हम पूरा 1 वर्ष समाज संपर्क करेंगे। इनमें राज्यों के शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय तथा अन्य शोध संस्थान होंगे। आप इन सभी राज्य सरकारों से बात कर हमारा यह संपर्क अभियान यशस्वी हो, ऐसा करें, यही निवेदन है। हम सभी राज्यों के शिक्षा विभागों से बात करेंगे। सभी विश्वविद्यालयों के अध्ययन मंडलों तथा उनकी कार्यवाहक समितियों से बात करेंगे। देश में अभी 700 से अधिक विश्वविद्यालय हैं। हम उनमें से 100 विश्वविद्यालयों को संपर्क करेंगे, उन्हें इस विचार के अनुकूल भी बनाएंगे और शैक्षिक दृष्टि से सहायता करने का निवेदन भी करेंगे। हम इन्हीं विश्वविद्यालयों से अध्यापक और विद्यार्थियों का चयन करेंगे। हम संचार माध्यमों का उपयोग कर जन समाज को भी इस विषय से अवगत कराएंगे, अर्थात समस्त प्रजा को जानना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की क्यों आवश्यकता है। दूसरा, हम देश भर में 4 विद्वत परिषदों का आयोजन करेंगे। इनमें आपके शिक्षा विभाग के प्रमुख अधिकारियों सहित आप तथा उन राज्यों के शिक्षा विभाग के प्रमुख अधिकारी सहभागी हो, ऐसा हम चाहेंगे। आप लोगों की उपस्थिति से लोगों के मन आश्वस्त होंगे। आपके सिस्टम का भय भी नहीं रहेगा, साथ ही हमारा संवाद बना रहेगा। तीसरा, विश्व के अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और अध्यापक जाएंगे। इनके लिए उन देशों में कोई प्रतिकूलता ना रहे, यह देखना तो आपका ही दायित्व है। उन देशों की सरकारें उनके विश्वविद्यालयों से बात करें और हमारे विद्यार्थी तथा अध्यापकों को सहयोग करें, ऐसा हम चाहेंगे। सरकारी बाधाएं दूर हों। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को सहयोग करने का किसी पर सरकारी दबाव बने, ऐसा हम नहीं चाहते, परंतु अविरोध अवश्य चाहेंगे। पांचवा, धीरे धीरे बिना सरकारी मान्यता के भी पढ़ा जाता है, ऐसी मानसिकता बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आप जहां जाएं वहां औपचारिक अनौपचारिक तौर पर इस विश्वविद्यालय की चर्चा हो, ऐसे अवसर आप बनाएं। अनेक लोग इस विश्वविद्यालय की संकल्पना सुनने समझने के लिए आए, इस हेतु प्रोत्साहन दें। शिक्षा धीरे धीरे सरकार से समाज की ओर किस प्रकार जाए, इसका विचार करें। आज सरकार शिक्षा को उद्योगों को हस्तांतरित कर रही है। इससे शिक्षा का बाजारीकरण होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। शिक्षा को बाजार के हाथ में ना दें, शिक्षकों के हाथ में दें। छठा, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षित लोगों को सरकारी नौकरियां ना दें, यह एक आपधर्म होगा। मैं ऐसा उल्टा कथन आपकी सहायता हेतु ही कर रहा हूं। सरकारी नौकरियां मिलती ही रहेंगी तो अन्य लोग भी अपने अपने निजी विश्वविद्यालय शुरू करेंगे। वे कुछ भी पढ़ाएंगे और आपके लिए नौकरियां देने का बोझ बढ़ जाएगा। धीरे धीरे हम समाज को नौकरी मुक्त भी बनाना चाहेंगे। इसलिए जिस प्रकार शिक्षा को स्वतंत्र करना है, उस प्रकार अर्थार्जन को भी स्वतंत्र करने की आवश्यकता रहेगी। नौकरी नहीं करने वाले और अपनी मालिकी का व्यवसाय करने वालों का सामाजिक और राजकीय सम्मान बढ़ाने के उपाय करने चाहिए। समाज जागरण के कार्यक्रमों को अर्थनिरपेक्ष बनाने की दिशा में हम सबको मिलकर बहुत प्रयास करने होंगे। शिक्षा का अर्थार्जन से संबंध तोड़कर ज्ञानार्जन से जोड़ने की दिशा में यह पहल होगी। सरकार और विश्वविद्यालय, ये संयुक्त प्रयासों से ही यह बदल होने वाला है। मंत्री, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, परंतु एक बात हमें ठीक से समझ लेनी होगी। आप समाज में कार्य कर रहे हैं,
आप स्थिरता पूर्वक कार्य कर सकते हैं। हमारी सरकार चुनाव के बाद बनती है और चुनाव हर 5 वर्षों में आते हैं, कभी कभी जल्दी भी आ जाते हैं। अतः 5 वर्षों के बाद हम होंगे कि नहीं, यह अनिश्चित होता है। दूसरे पक्ष की सरकार बनते ही आपके जैसे कार्यों में सहयोग करने के स्थान पर रुकावटें ही शुरू हो जाती हैं। इस अनिश्चितता का विचार कैसे करें? शिक्षक, हम पक्ष से ऊपर उठकर काम करेंगे। देशभक्ति और देश की मिट्टी और पूर्वजों का गौरव सभी पक्षों के लिए समान मुद्दा बनना चाहिए। इसलिए हमारे संपर्क अभियान में सभी पक्षों की सरकारों का समावेश होगा। हम कम अधिक मात्रा में सहयोग और अवरोध की संभावनाओं को नकार नहीं रहे हैं, परंतु हम निवेदन करना नहीं चूकेंगे। आखिर शिक्षा जैसे विषय के लिए बहुमत अल्पमत का मुद्दा ना बने, इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। अतः आप चुनावों की और पक्ष की सरकार बनती है कि नहीं, इसकी चिंता ना करें। और फिर आप विपक्ष में हो तो भी सहयोग तो कर ही सकते हैं। प्रशासक, और हमारा प्रशासकों का वर्ग तो पक्षीय राजनीति में है ही नहीं, वह अच्छे और सही कामों में सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगा ही। शिक्षक, हमारी प्रशासकीय सेवाओं का भारतीयकरण करने का आपके लिए भी अच्छा अवसर है। वास्तव में हमारी सभी व्यवस्थाओं का पुनर्विचार करने का प्रारंभ हमें कर देना चाहिए। सारा राष्ट्र जीवन भारतीय बने, इसलिए ऐसा करना आवश्यक है। प्रशासक, यह आपने अच्छा सुझाव दिया। हमारी प्रशासकीय सेवाओं के पाठ्यक्रमों का हम पुनर्विचार करेंगे। उसका प्रशिक्षण चलता है, उसमें भी भारतीयता का मुद्दा चर्चा में आना आवश्यक है। हमें आपकी सहायता चाहिए। हमारे वर्गों में वर्तमान विश्वविद्यालयों में पढ़े हुए लोग होते हैं। उन्हें भारत का भारतीय दृष्टि से लिखा हुआ इतिहास, भारतीय जीवन दृष्टि, राष्ट्र जीवन आदि बातों का परिचय ही नहीं होता, परंतु वे बुद्धिमान होते हैं, व्यवहारदक्ष और चतुर भी होते हैं। शासन और प्रजा दोनों यदि भारतीयता चाहते हैं तो उन्हें भारतीयता क्या है यह समझने में देर नहीं लगेगी। हाँ, उन्हें अपने आप को प्रजा से अलग समझना बंद करना होगा। मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। मंत्री, यह अच्छा विचार है। शासन इस पर अवश्य विचार करेगा। हमें भारत को भारत केंद्रीय होना चाहिए, इस सूत्र को प्रचार में लाना चाहिए। मैंने अभी एक लेख पढ़ा था, उसमें एक मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई थी। लेखक कहता था कि आज भारत के बौद्धिकों का वैचारिक गतिविधियों का गुरुत्वाकर्षण बिंदु भारत के बाहर है, उसे पुनः भारत में लाना चाहिए। लेखक ने भारत के शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के संदर्भ में यह कहा था। लेखक ने इसके कई उदाहरण भी दिए थे। वैचारिक गुरुत्व मध्य बिंदु को भारत में कैसे लाया जाए, इसके कई सुझाव भी दिए थे। मैंने कई लोगों से इसकी चर्चा की। कुछ लोगों को बहुत विस्मय हुआ कि आज तक हमें यह बात सूझी क्यों नहीं। मुद्दा तो एकदम सही है, इस बात पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। प्रशासक, मुझे एक विचार आ रहा है। हमारे सारे राष्ट्रीय संकटों की जड़ 200 वर्षों का ब्रिटिशों का आधिपत्य ही है। उस कालखंड में उन्होंने हमारे सारे विषयों के पाठ्यक्रम और स्वरूप बदल दिए। इतिहास फिर से लिखा ताकि हमें भविष्य में कुछ पता ही ना चले। हमारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न कर दी। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इन 200 वर्षों का प्रमाणभूत इतिहास पुनः लिखना चाहिए। हमें इसके लिए पर्याप्त अनुसंधान भी करना होगा। हम किसी अच्छे विश्वविद्यालय को यह प्रकल्प दे सकते हैं और उसके लिए सहायता भी कर सकते हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि एक शिक्षा आयोग की रचना की जाए जो भारत केंद्रीय शिक्षा की संकल्पना और स्वरूप का दस्तावेज तैयार करे तथा साथ में उसे लागू कैसे किया जाए इसकी व्यवहारिक योजना भी दे। यह बात ठीक है कि सरकार द्वारा गठित आयोगों पर किसी को श्रद्धा या विश्वास नहीं होते, परंतु हम इस बार आयोग की रचना और उसके कामकाज को पर्याप्त गंभीरता से लेंगे। इस आयोग में सुलझे हुए विद्वजनों को लेना चाहिए। आयोग में बहुत अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए। इस आयोग का कार्यक्षेत्र संपूर्ण देश होना चाहिए। साथ ही विश्व के प्रमुख देशों में भी उन्होंने जाना चाहिए। यह ध्यान में रखना चाहिए कि केवल अच्छी शिक्षा हमारा उद्देश्य नहीं है, अच्छी भारतीय शिक्षा हमारा उद्देश्य है। वर्तमान समय में हम अच्छी शिक्षा की संकल्पना विचार में लेते हैं, परंतु भारतीय शिक्षा का मुद्दा छूट ही जाता है। हम सरकार के मंत्रिमंडल से इस आयोग के गठन हेतु परामर्श भी ले सकते हैं। शिक्षक,
आपका ये विचार उत्तम है। आपका 200 वर्षों के इतिहास के लेखन का प्रस्ताव तो हमें पूर्ण रूप से स्वीकार है। मैं आज से ही योग्य व्यक्तियों को खोजकर उनसे बात करना शुरू कर देता हूं। शीघ्र ही मैं उनके नाम और अन्य जानकारी, अनुकूल विश्वविद्यालयों की जानकारी तथा प्रकल्प की रूपरेखा आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। आयोग हेतु आप दोनों सक्रिय हो तो पर्याप्त है। मंत्री, आपने 1 वर्ष की संपर्क योजना तो प्रस्तुत की, परंतु आगे की क्या योजना होगी? मुझे लगता है कि कम से कम 5 वर्षों की योजना बनाकर हमने काम प्रारंभ करना चाहिए। अर्थात आप अभी ही ये योजना बताएं, ऐसा आग्रह है। शिक्षक, मैं विस्तार पूर्वक तो योजना कुछ दिनों बाद बताऊंगा, परंतु अभी मैं इतना कह सकता हूं कि हमें 3 विभाग एक साथ शुरू करने होंगे। एक होगा विश्व अध्ययन केंद्र, दूसरा होगा भारत अध्ययन केंद्र और तीसरा होगा राष्ट्रीय ग्रंथालय। हम तीनों विभागों की टोली को अपनी अपनी 5 वर्षों की योजना बनाने के लिए बताएंगे। प्रथम 2 विभागों में अनुसंधान से कार्य का प्रारंभ होगा और धीरे धीरे नीचे की ओर चलते जाएंगे। इस विश्वविद्यालय की व्याप्ति संपूर्ण विश्व की रहेगी, परंतु वे जहां भी होगा, भारतीय दृष्टि से विश्व का अध्ययन यह प्रमुख विषय रहेगा। इस दृष्टि को स्पष्ट करने हेतु 4 आयामों में विचार होगा। पहला, भारत की दृष्टि से विश्व का अध्ययन। दूसरा, भारत की दृष्टि से भारत का अध्ययन। तीसरा, पश्चिम की दृष्टि से विश्व का अध्ययन। चौथा, पश्चिम की दृष्टि से भारत का अध्ययन। इन चारों आयामों के साथ तुलनात्मक अध्ययन और व्यवहार में परिवर्तन हेतु सुझाव अनिवार्य रूप से रहेंगे। प्रशासक, इस संपूर्ण कार्य हेतु खर्च तो बहुत होगा, उसका क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता कि आप सरकार से कुछ अपेक्षा करेंगे। अनेक व्यावहारिक कारणों से सरकार सहायता करने में समर्थ नहीं रहेगी। आपने इस विषय में भी कुछ विचार किया ही होगा। शिक्षक, आपकी बात ठीक है, खर्च बहुत होगा। हम सरकार से अपेक्षा नहीं करेंगे, हम समाज पर ही निर्भर करेंगे। वैसे आज जितने भी सामाजिक, सांस्कृतिक संगठन और संस्थाएं इस देश में कार्यरत हैं, उन सबका कार्य समाज के भरोसे ही चलता है। हम समाज से भिक्षा मांगेंगे, समाज पर भरोसा रखेंगे। आप लोगों के पास व्यक्तिगत रूप से भी हम भिक्षा मांगेंगे और सरकारों से भी मांगेंगे। वह अनुदान या कृपा नहीं होंगे, केवल सहयोग होगा। मंत्री, यह विचार अच्छा है, हम भी आपके कार्य में अवश्य सहयोग करेंगे, परंतु क्या भारतीय के साथ साथ विदेशों से भी विद्वान शोध और अध्ययन करने हेतु या अध्यापन करने हेतु आएंगे, या आप केवल भारतीयों को ही पढ़ाने की अनुमति देंगे? शिक्षक, अरे यह अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, तो हम संपूर्ण विश्व से अध्यापकों को आमंत्रित करेंगे। वास्तव में पूर्व और पश्चिम का भेद दिशाओं का अथवा भारत और अमेरिका का नहीं है, वह देवी और आसुरी संपदा का विरोध है। इसलिए विश्व के किसी भी स्थान से अध्यापक और विद्यार्थी यहां आएंगे। मैं एक बार पुनः स्पष्टता करता हूं कि यह विश्वविद्यालय केवल भारत के लिए नहीं है, मुख्य रूप से यह विश्व के लिए है। विश्व जिन भीषण संकटों से घिरा हुआ है, उसका निवारण करने हेतु वे अपने तरीके से प्रयास तो कर रहा है, परंतु उसमें उसे यश नहीं मिल रहा है। हमारा पक्का विश्वास है कि पश्चिम को उसके प्रयास में यश मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जीवन शैली ही सारे संकटों का मूल है। वे अपनी शैली छोड़ना नहीं चाहता और संकट दूर करना चाहता है। ये दोनों बातें साथ साथ नहीं हो सकती। हमें पक्का विश्वास ये भी है कि भारत की जीवन दृष्टि इन संकटों का निवारण कर सकती है, परंतु इसके लिए भारत को पश्चिमी प्रभाव से मुक्त होना पड़ेगा। आज तो भारत की स्थिति भी चिंताजनक है, इसलिए हमें भारत अध्ययन केंद्र और विश्व अध्ययन केंद्र बनाने पड़ेंगे। प्रथम भारत को पश्चिम के प्रभाव से मुक्त करना और बाद में भारत विश्व को संकटों से मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। दोनों काम साथ साथ चलेंगे। इस कार्य में पश्चिम को भी तो साथ में लेना होगा। मैंने संक्षेप में अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का विचार आपके सामने रखा है। मैं पुनः एक बार बता दूं कि हमारा आदर्श हार्वर्ड विश्वविद्यालय नहीं, अपितु तक्षशिला विद्यापीठ रहेगा। हम आपसे सहयोग और समर्थन दोनों चाहते हैं, वह प्राप्त होगा ही, ऐसा विश्वास अब होने लगा है। प्रशासक, आप पूर्ण रूप से हमारा भरोसा कर सकते हैं। मैं स्वयं मेरे कुछ मित्रों के साथ अध्ययन करने के लिए आऊंगा, ग्रंथालय में भी सेवा दूंगा।
मुझे आप काम भी दे सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरे जैसे अनेकों के लिए आपका ग्रंथालय आकर्षण का केंद्र बनेगा। आप आह्वान करके अनेक विद्वानों और जिज्ञासुओं को अध्ययन हेतु आमंत्रित कर सकते हैं। लोगों का बिना प्रमाण पत्र के अध्ययन करने का मानस बने, यह आवश्यक है। शिक्षक, देखा, अभी तो हमने विचार शुरू ही किया है और हमें नई नई बातें सूझने लगी हैं। वास्तव में काम शुरू होगा तब तो अनेक नई नई बातें सूझेंगी। मंत्री, मैं भी यह सब सुनकर बहुत ही रोमांचित हो रहा हूं। अब तो आप शीघ्र ही अपनी तैयारी कर लीजिए और प्रारंभ कब करेंगे ये बताइए। शिक्षक, आप ही कोई अच्छा दिन बताएं। मंत्री, मुझे लगता है आगामी वर्ष प्रतिपदा का दिन विश्वविद्यालय शुरू करने के लिए उचित रहेगा। सृष्टि संवत्सर के प्रारंभ जैसा और कौन सा दिन उचित हो सकता है? आपको पूर्व तैयारी के लिए भी समय मिल जाएगा। शिक्षक, बिल्कुल ठीक है, मैं आज से ही काम शुरू करता हूं। इस ऐतिहासिक कार्य हेतु समर्थन और सहयोग देने हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दें।